गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइटर बेस 2.0 में आपका पुनः स्वागत है। आज का लेक्चर जो कि इस एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जित तंत्र का आखिरी लेक्चर है। अब हम आखिरी लेक्चर में पहले हम मूत्रण की प्रक्रिया को एनसीईआरटी से देखेंगे लाइन टू लाइन, और इसका फिर आखिरी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वृक्क की विकृतियां, डिसऑर्डर्स, किडनी के डिसऑर्डर्स। तो आइए चलें हम मूत्रण की प्रक्रिया को किससे समझने वाले हैं। हम एनसीईआरटी से देखने वाले हैं। मूत्रण या मिक्चुरेशन, वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र मूत्राशय में जाता है। वृक्क जितना भी मूत्र का निर्माण करता है वो सब कहाँ जाएगा? मूत्राशय में। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं सीएनएस द्वारा इच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मतलब सीएनएस जब तक ना बोल दे कि मूत्र को बाहर छोड़ना है तब तक मूत्राशय में मूत्र क्या होगा? एकत्रित, इकट्ठा होगा। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फल स्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। जब मूत्राशय में मूत्र भरता है तो मूत्राशय गुब्बारे की तरफ फैलता है, और फैलने से सिग्नल जाएगा किसके पास? सीएनएस के पास, जैसा मैंने आपको कल फ्लो चार्ट में बताया है। और सीएनएस उसके अनुसार सिग्नल देता है कि अब इसकी दीवार को संकुचित करो। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। ये आवेग सीएनएस तक भेजे जाते हैं। कहां से? मूत्राशय की भित्ति से जब वो फैलती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों सीएनएस अपना सिग्नल मोटर नर्व को देता है, और कहां आता है वो? मूत्राशय की चिकनी पेशी का क्या करवाता है? संकुचन, सिकुड़ती है। तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शीतलन हेतु ये वाल्व है, यूरेथ्रल वाल्व का क्या हो जाना? शिथिलन हेतु प्रेरक संदेश जाता है। तो सीएनएस संदेश देता है किसको? पहले फैलने वाली भित्ति सीएनएस को संकेत देती है, और सीएनएस संकेत देता है चिकनी पेशी को और यूरेथ्रल वाल्व को, जिससे मूत्र का क्या हो जाता है? उत्सर्जन। मूत्र कहाँ आ जाता है? शरीर से बाहर। मूत्र का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। और मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है, मिक्चुरेशन कहलाती है, और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रिया विधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहलाता है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र की मात्रा स्वस्थ मनुष्य में 1 से 1.5 लीटर होती है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय व तरल है। जल की मात्रा ज्यादा है, तरल है, विशेष गंध होती है इसमें, जो रंग में हल्का पीला होता है। थोड़ा आगे बढ़ा लें ऊपर इसको हम। रंग में हल्का पीला और थोड़ा अम्लीय पीएच है। पीएच कितना है? 6 इसका। अम्लीय पीएच का है मूत्र, और औसतन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है 1 से 1.5 लीटर मूत्र। 1 से 1.5 लीटर मूत्र कितनी यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है? 25 से 30 ग्राम। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। जैसे मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक कार्य न करने का कुसंक्रिय जैसे रोग निदान में मदद करता है। क्योंकि जो भी गड़बड़ होती है हमारे शरीर में, मैंने बताया था, वो गड़बड़ कहाँ आकर मिलती है हमको? मूत्र में।
क्योंकि शरीर में जो गड़बड़ होगी उससे शरीर गड़बड़ को कहाँ फेंकेगा, मूत्र के माध्यम से बाहर। तो मूत्र का विश्लेषण करो, गड़बड़ पकड़ में आ जाएगी। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय उपस्थित जिसे कीटोन्यूरिया मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण है। अगर किसी को डायबिटीज हुआ है तो उसके मूत्र में क्या ज्यादा मात्रा में आएगा, उसके मूत्र में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आएगा। दूसरा, उसके मूत्र में ज्यादा मात्रा में कीटोन काय आएंगे। और अगर ये मूत्र में आते हैं तो उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस रोग के ये लक्षण है। किसके लक्षण है, डायबिटीज मेलाइटस रोग के। ठीक है, तो ये अब हमने समझा मूत्रण की प्रक्रिया। अब देख रहे हैं हम उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। उत्सर्जन में कुछ अंगों की भूमिकाएं देख रहे हैं और 3 अंग यहाँ विशेष हैं। कौन कौन है, वृक्क के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा। 3 अन्य उत्सर्जी अंग है। सबसे पहला हम उत्सर्जी जो अंग ले रहे हैं वो कौन सा है, फेफड़ा। सबसे पहला उत्सर्जी अंग क्या है, फेफड़ा। फेफड़े में CO2 भारी मात्रा में लगभग 200 ml प्रति मिनट और कुछ मात्रा जल की भी निष्कासित की जाती है वाष्प के रूप में। तो जल और CO2 को बाहर कौन फेंकेगा, फेफड़ा। फेफड़ा हम जानते हैं श्वसन में भाग लेता है और श्वसन में O2 अंदर और CO2 बाहर, बाहर फेंकी जाएगी यहां से। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर फेफड़ा, दूसरे नंबर पर यकृत। पित्त का स्त्राव करता है जिसमें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉइड, हार्मोन, विटामिन और औषध ड्रग्स होते हैं। अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ कहाँ छोड़ा जाता है, बाहर। ये सब यकृत जो पित्त रस होता है उसके माध्यम से इन पदार्थों को मल में छोड़ता है, छोटी आंत में छोड़ेगा और छोटी आंत से मल के रूप में कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। पदार्थ की फिर से लिस्ट देख रहे हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉइड, हार्मोन, विटामिन तथा औषध। ये सब के सब पदार्थ शरीर कहाँ फेंकेगा इनको, बाहर। कौन से भाग से निकाले जाएंगे, यकृत से। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे पास, वो है त्वचा। 3 तो लिया हमने, फुफ्फुस, यकृत, त्वचा। तीसरा कौन है, त्वचा। तो त्वचा की बात कर लें हम। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारे पास निकल के आया, वो कौन है, त्वचा। त्वचा में उपस्थित स्वेद ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां, 2 ग्रंथियां हैं। कुछ पदार्थों का क्या करती है, निष्कासन। त्वचा में 2 ग्रंथियां मुख्य रूप से, कौन कौन सी, स्वेद ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां। स्वेद ग्रंथि जो है द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक मतलब होगा NaCl, कुछ मात्रा में यूरिया और लैक्टिक अम्ल भी होता है। क्या क्या निकालेगी स्वेद ग्रंथि, स्वेट पसीना, और पसीने में होगा नमकीन पसीना होता है और उसमें यूरिया और लैक्टिक अम्ल होते हैं। हालांकि पसीना का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है। ये मुख्य कार्य है पसीना का, स्वेद ग्रंथि का। लेकिन वो सहायक कार्य में क्या करती है, NaCl नमक और लैक्टिक अम्ल और यूरिया का भी कुछ मात्रा में उत्सर्जन करती है। लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक है। यह सहायक है लेकिन मुख्य कार्य क्या होगा, शरीर सतह को ठंडा करना। दूसरा है तेल ग्रंथियां। क्या है, तेल ग्रंथियां जो सीबम द्वारा स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन्स, मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। मोम जैसे पदार्थों का ये क्या करती है, निष्कासन।
स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स, मोम जैसे पदार्थों का ये क्या करेगी, निष्कासन। और ये स्त्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। और ये पदार्थ हमारी त्वचा को तेलीय आवरण देते हैं जो हमारी सुरक्षा करता है त्वचा की बाह्य वातावरण से और बाह्य सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करता है। तो ये हमने 2 उत्सर्जी अंग और देखे हैं। 3 सहायक उत्सर्जी अंग फेफड़ा, दूसरा हमारा क्या मिला है, दूसरा मिला है यकृत और तीसरा मिला है त्वचा। और त्वचा में भी 2 ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि। चलो अगला जो हमारा अब टॉपिक है वो है वृक्क की विकृतियां। वृक्क की विकृतियां, ये हमारा टॉपिक है अगला, वृक्क विकृतियां। तो वृक्क विकृतियों को अब हम समझते हैं। किससे पहले हम समझेंगे इस टॉपिक में, ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे हम इसको किस तरह से हम वृक्क की विकृतियां हैं। चलो पहली विकृति हम चलें, हेडिंग डाल देते हैं, वृक्क विकृतियां, किडनी डिसऑर्डर। वृक्क विकृतियां, किडनी डिसऑर्डर्स। तो वृक्क विकृति में सबसे पहली विकृति हमारी है वो है यूरेमिया। सबसे पहली विकृति हमारी कौन सी है, यूरेमिया। यूरेमिया मतलब रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होना। यूरेमिया का सीधा मतलब है रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होना। और इस बीमारी का नाम है यूरेमिया। क्या कहा है इसको, यूरेमिया। किसकी अधिक मात्रा हो गई है, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो गई है। इसका एक ही मतलब है कि वृक्क विकृत हो गया है। और जिसने वृक्क विकृत हो गया है और इसका निदान है इसका निदान है हीमोडायलाइसिस। कृत्रिम वृक्क मतलब सीधी बात अगर यहां से हम समझे तो वृक्क ने क्या कर दिया है, वृक्क ने काम करना गड़बड़ हो गया, छन्नी गड़बड़ हो गई, छान सही से नहीं रही है। छान तो रही है, छन्नी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, लेकिन छन्नी खराब तो होने लग गई है। और छन्नी अब पूरी तरह से छान नहीं रही है। कप में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाय पत्ती आ रही है चाय के साथ में, मतलब छन्नी थोड़ी सी क्या हो चुकी है, फट चुकी है, पूरी नहीं फटी है। तो यूरिया की मात्रा रक्त में क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब वृक्क क्या हो गया है, विकृत। और फिर हमको एक कृत्रिम छन्नी की आवश्यकता पड़ती, जिसे हमने कहा है कृत्रिम वृक्क या हीमोडायलाइसिस। क्या नाम दिया है, कृत्रिम वृक्क या हीमोडायलाइसिस। और इस हीमोडायलाइसिस मशीन से अब हम करने वाले हैं हीमोडायलाइसिस। यह मशीन कैसे हीमोडायलाइसिस करती, इस प्रक्रिया को अब हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलो समझते हैं इस प्रक्रिया को। पहले हम कृत्रिम वृक्क बनाएंगे और फिर उससे हम प्रक्रिया समझेंगे। ये हमने कृत्रिम वृक्क ली है। ये है हमारी कृत्रिम वृक्क।
इसके अंदर हमने भरा है द्रव्य, हीमोडायलिसिस द्रव्य। यह मनुष्य का हाथ है हमारा, और इस मनुष्य के हाथ से हमने ली है रक्त वाहिनी। इस रक्त वाहिनी को यह सेलफोन ट्यूब है। इस ट्यूब को नाम दिया है सेलफोन ट्यूब। ये नीचे हमने लिया है डायलाइसिस द्रव्य। ये हमने डायलिसिस मशीन बनाई है, कृत्रिम मशीन है। इसमें ये देखो रक्त लिया हमने, और इस रक्त में ये है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ये है रक्त, ये है रक्त, और ये हम ले रहे हैं डायलिसिस द्रव्य। ये डायलिसिस द्रव्य, पूरा द्रव्य जो लिया हमने डायलिसिस द्रव्य है। यहाँ से जो जा रहा है ये भी डायलिसिस द्रव्य है, ये जा रहा है ये भी डायलिसिस द्रव्य, और इसके साथ जा रहा है हमारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अब नेमिंग कर दें यहां से हम। ये है हाथ, ये है रेडियल धमनी, ये है रेडियल सिरा, ये यहां से मिलाया हेपेरिन, जैसे पदार्थ, यहां मिलाया एंटी हेपेरिन। ये भरा हुआ है हमारा डायलिसिस द्रव। ये है उपयोग किया गया द्रव्य। ये है फ्रेश
द्रव, ये फ्रेश द्रव वो उपयोग किया गया द्रव्य, और यह है डायलाइसिस द्रव्य। और ये ट्यूब जिसे हम नाम देते हैं सेल्फ्योन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब, इसे हमने नाम दिया है। चलो कुछ नहीं है, क्या है यहां पर यह समझ लेते हैं। यह है एक कृत्रिम किडनी, इसे हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी या वृक्क कह सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है यह समझना बस आपको, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। यहाँ पर यहाँ मनुष्य के जो रक्त वाहिनी है उससे रक्त को बाहर निकाला और बाहर उसको छान कर कहाँ डाला है, अंदर। अब निकाला कहाँ से, तो निकाला है हाथ से। मनुष्य के रक्त को कहाँ से निकाला है, हाथ से। हाथ से निकाला, और निकालने वाली धमनी कौन सी थी, रेडियल धमनी। इस रेडियल धमनी से रक्त को हमने निकाला। फिर ये रक्त जैसे ही बाहर आएगा, हम जानते हैं बाहर आते ही रक्त का थक्का जम जाता है। तो रक्त के थक्के को जमने से रोकने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया है, हिपेरिन या उसके जैसे पदार्थ, क्योंकि हिपेरिन रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। अब ये एक ट्यूब में इसको भेज दिया, और उस ट्यूब का नाम है सेलोफेन ट्यूब, और इसमें झिल्ली है सेलोफेन झिल्ली। और इस ट्यूब में रक्त को बहाया, और इस रक्त के अंदर हम जानते हैं यूरेमिया स्थिति है, मूत्र रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ चुकी है। तो हमने इसे ऐसे द्रव्य से पास किया है, गुजारा है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, डायलिसिस द्रव्य। और इसके लिए एक बहुत फेमस सूत्र है हमारे पास, वो फेमस सूत्र लिख लेते हैं यहां पर। डायलाइसिस द्रव बराबर रक्त प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनी अपशिष्ट। सीधी सी बात है, डायलाइसिस द्रव्य बिल्कुल किसके समान होगा, रक्त की प्लाज्मा के समान, केवल किसको छोड़कर, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर। क्योंकि इन दोनों द्रव्य में अगर अंतर होगा तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ उच्च सांद्रता से कहां जाएंगे, निम्न सांद्रता की तरफ बहाव होगा। किसका बहाव होगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का। कहां से कहां होगा, उच्च सांद्रता वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का निम्न सांद्रता वाले पदार्थ की तरफ क्या होगा, उसका प्रवण होगा, उसका गति होगी। और हम जानते हैं रक्त के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा ज्यादा, डायलाइसिस द्रव्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा शून्य है। तो तेजी से ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहाँ आएगा, तेजी से ये कहाँ आने लगा है, इस डायलाइसिस द्रव्य में। और जब डायलाइसिस द्रव्य में आएगा तो यहाँ आते आते तक ये ट्यूब में सारा यूरिया कहाँ चला जाएगा, इस डायलाइसिस द्रव्य में। और इस डायलाइसिस द्रव्य को लगातार फ्रेश किया जाता है, बदला जाता है, इधर से मशीन लगाकर फ्रेश द्रव्य पहुंचाया जाता है। और उपयोग किया गया नाइट्रोजनी अपशिष्ट वाला जो डायलाइसिस द्रव्य है उसको इधर एक ट्यूब में भर लिया जाता है। इस तरह से फ्रेशली इधर से जाता है और यूज्ड किया इधर से निकल जाता है। और इधर जो रक्त आता है उस रक्त को छोड़ दिया जाएगा रेडियल सिरा में, निकाला धमनी से और हाथ की रेडियल सिरा में वापस डाल दिया जाता है। लेकिन हमने इसमें मिलाया था हिपेरिन जैसे पदार्थ, अब मिलाएंगे एंटी हिपेरिन पदार्थ। जो हमने गड़बड़ की थी उसको सुधारेंगे यहाँ पर, और इस तरह से रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इससे पूरे विश्व में हजारों
लोगों का उपचार चल रहा है। इस प्रक्रिया के द्वारा पूरे के पूरे विश्व में हजारों लोगों का क्या चल रहा है? उपचार। इस कृत्रिम वृक्क के द्वारा हजारों लोगों का क्या चल रहा है? उपचार। कहाँ उपचार चल रहा है? पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में जो उपचार चल रहा है हजारों लोगों का, वो किसके द्वारा चल रहा है? इसी हीमोडायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोडायलिसिस, और इस मशीन का नाम दिया है कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी में ये सेलफोन झिल्ली है, जिससे सांद्रता प्रवणता के कारण नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं डायलाइसिस द्रव्य में। किस में आ जाएंगे? वो डायलाइसिस द्रव्य में। यह पूरी प्रक्रिया थी हमारी हीमोडायलिसिस की, और इस कंडीशन को हमने नाम दिया था, बीमारी जो थी इसको हमने बोला था यूरेमिया। क्या नाम दिया था? यूरेमिया। रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाना? यूरिया की मात्रा कब बढ़ जाना? यूरेमिया कहलाता है। ठीक है। अब हम इसके बाद में कि अगली वृक्क की विकृति को अब यहां से हम क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। अगली वृक्क की विकृति जो हमारी है वो है वृक्क क्रियाहीनता। किडनी फेल्यूर। अगली हमारी जो विकृति है वो क्या है? वृक्क क्रियाहीनता या किडनी फेल्यूर। अब पहले तो हमने देखा कि जो छन्नी है वो सही से काम नहीं कर रही है। वो छन्नी काम नहीं कर रही है, इसलिए हमने कृत्रिम छन्नी का क्या किया? उपयोग। लेकिन यहां अगर हम देखें वृक्क क्रियाहीनता में, तो जो वृक्क है हमारी, वो वृक्क काम करना बंद कर देती है। वृक्क काम करना बंद कर देती है। और जब वृक्क काम करना ही बंद कर देगी, छन्नी अब तो पूरी तरह से फटी गई है, काम ही करना बंद कर दिया, अब तो चाय सीधी कप में डाल दो वैसी स्थिति आ गई है। तो अब इस स्थिति में एक ही काम किया जा सकता है, वो है छन्नी बदल दो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहले हम कृत्रिम छन्नी का उपयोग कर रहे थे, आर्टिफिशियल किडनी। अब यहां पर हम वृक्क क्रियाहीनता में हम वृक्क का करेंगे प्रत्यारोपण। वृक्क प्रत्यारोपण। क्या उपयोग करने वाले हैं? वृक्क प्रत्यारोपण। हम आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग करने वाले हैं, सॉरी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यहां स्थिति क्या आ गई है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। वृक्क प्रत्यारोपण ही एकमात्र ऑप्शन है। और जब किडनी बदली जाती है तो सबसे पहले किडनी उसकी ली जाती है जो सबसे ज्यादा आपके करीब हो, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस की किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे आसान है। फिर भाई बहन, फिर परिवार के सदस्य, फिर रिश्तेदार, और फिर कोई भी मनुष्य चलेगा। हम इनकी किडनी का क्या कर लेते हैं? ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यारोपण, क्योंकि किडनी ने अब काम करना ही बंद कर दिया है। अब हम कृत्रिम किडनी से भी काम नहीं चला सकते, अब तो किडनी बदलना पड़ेगी। चलो अगली बीमारी है हमारी रीनल कैल्कुलाई। रीनल रीनल कैल्कुलाई की अगर हम बात करें तो इस बीमारी में क्या हो रहा है? इस बीमारी में मूत्र में कुछ
साल्ट का निर्माण हो रहा है, जैसे ऑक्सलेट साल्ट। इस रिनल कैल्कुलाई में मूत्र के अंदर सॉल्ट का निर्माण हो गया। जो खनिज लवण मूत्र के साथ बाहर जाने वाले थे, वो खनिज लवण आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बनाने लग गए। और जब सॉल्ट बनाने लग गए तो इसका आकार क्या होने लग गया है, बड़ा। और जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो ये मूत्रवाहिनी व मूत्राशय दोनों में क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं ये सॉल्ट। या तो मूत्रवाहिनी जो लेकर आ रही है ट्यूब में, आकार बड़ा होगा, वहीं अटक जाएंगे, या मूत्राशय के वाल में अटक जाएंगे, मूत्राशय में यूरेथ्रल वाल में अटक जाएंगे। और इनसे होगा तीव्र दर्द। क्या होने वाला है, तीव्र दर्द। तीव्र दर्द होता है किससे, इस ऑक्सलेट साल्ट के अटक जाने से। और इस बीमारी का नाम है रिनल कैल्कुलाई। इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है किडनी स्टोन। एक और नाम क्या दिया है, किडनी स्टोन भी कहा जाता है रिनल कैल्कुलाई को। तो रिनल कैल्कुलाई को ही क्या नाम दिया है, किडनी स्टोन। तो वृक्क क्रियाहीनता और दूसरा है यहां पर रिनल कैल्कुलाई। अब हम आखिरी बीमारी इसकी देखने वाले हैं। वो जो आखिरी बीमारी है हमारे पास, गुच्छशोथ या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। गुच्छशोथ या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इस बीमारी में क्या होने वाला है, तो इस बीमारी में होने वाला है गुच्छीय शोथ, जो प्रदाहकारी क्रियाओं में अपना प्रभाव दिखाएगा। गुच्छीय शोथ हम जानते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज का जो जाल है, केशिकाओं का जो जाल है, उसी को हमने गुच्छ कहा है। और उस गुच्छ में क्या हो गया है, शोथ। और अगर गुच्छ में ही शोथ हो गया तो फिर रक्त का छन्ना संभव नहीं है। तो यह भी एक खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है, गुच्छ शोथ। तो गुच्छ शोथ में किस में इन्फेक्शन होगा, गुच्छ में इन्फेक्शन हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब वहीं पर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर तो रक्त का छन्ना संभव नहीं है। तो इसका नाम है गुच्छ शोथ। चलो सारी बीमारियां, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं एक बार हम। वृक्क की विकृतियां। वृक्क विकृतियों में वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरेमिया कहा गया। पहली बीमारी जो हमने लिखी थी यूरेमिया, रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना, और अत्यंत क्या है, हानिकारक। वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वृक्कपात हो गया है, किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है, वृक्कपात हो के लिए मुख्य रूप से यूरेमिया क्या है, जिम्मेदार। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन, हीमोडायलिसिस, एक प्रक्रिया जिसका नाम है हीमोडायलिसिस, रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस से के द्वारा होता है। रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकाला जाता है। कहां से निकाला जाएगा, रोगी की धमनी से रक्त निकाला जाएगा। हीमोडायलिसिस की जो प्रक्रिया है, ये कृत्रिम जो हमारी वृक्क है, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा चलेगा काम है। रोगी की धमनी से रक्त निकाला जाता है,
जिसमें हिपेरिन जैसे कई थक्कारोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। अपोहनकारी इकाई मतलब हीमोडायलाइसिस के जो एक मशीन है उसमें इसको भेजा जाता है, जिसे हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है। मैंने बताया था हीटर के जैसे सेलोफेन क्या है, नली, जिससे यह रक्त उसके अंदर बहेगा और ऐसा द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। मतलब इस कृत्रिम वृक्क के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, जिसे हीमोडायलाइसिस द्रव्य कहा है, वो किसको घेरे हुए है, सिलोफेन नली को घेरे हुए है, और जिसका जो संगठन है वो बिल्कुल रक्त के प्लाज्मा के समान है। किसको छोड़कर, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को छोड़कर। आगे चले हम। छिद्र युक्त सेलोपेन झिल्ली से अपोहनी द्रव्य में अणुओं का आवागमन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। हम जानते हैं सेलोपेन झिल्ली के अंदर अणुओं का द्रव्यमान मतलब प्रवणता ज्यादा है और उस हीमोडायलिसिस द्रव्य में कम है। तो अपोहन द्रव्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। तो रक्त से ये पदार्थ कहां चले जाएंगे, हीमोडायलिसिस द्रव्य में। शुद्ध रक्त में फिर हिपेरिन विरोधी डालकर, क्योंकि पहले हिपेरिन जैसे पदार्थ डाले तब हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की सिराओं में पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। रोगी की सिराओं में इसको छोड़ दिया जाता है। निकाला हमने किससे था, तो निकाला इसको हमने आर्टरी से था और डाला कहां है, वेन में। धमनी से निकाला और सिराओं में डाला। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए क्या है, एक वरदान साबित हुई है। कितने पीड़ितों के लिए, हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान साबित हुई है। अगली दूसरी बीमारी है हमारी वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। और प्रत्यारोपण में मुख्यतया निकट संबंधी दाता की क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है। निकट संबंधी अभी मैंने बताया, या तो जुड़वा भाई, या फिर जुड़वा नहीं मिले तो भाई बहन, या फिर परिवार के सदस्य, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र उसे स्वीकार नहीं करता, अगर किडनी दूसरे की है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसे क्या कर देता है, मार गिराता है। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती है। और आधुनिक तकनीक है कि जो किसी दूर की भी रिश्तेदार की भी ले लो किडनी तो काम कर जाए, क्योंकि हम अब तकनीक आधुनिक उपयोग कर रहे हैं और उसके अनुसार हम इन प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने में अब सफल हो पाए। चलो अगली बीमारी देखें हम। अगली जो बीमारी है वो है रीनल कैल्कुलाई, वृक्क में बनी पथरी या किडनी स्टोन, अक्रियाशील अघुलनशील क्रिस्टल लवण के पिंड जैसे ऑक्सलेट, इसे पथरी कहा जाता है, किडनी स्टोन कहा जाता है। वृक्क में क्या बन जाते हैं, अघुलनशील क्रिस्टल लवण, और लवण जो है वो अघुलनशील हो जाते हैं और उनका आकार बड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण हमने क्या लिया है, ऑक्सलेट। और पथरी में बहुत तीव्र दर्द होता है, इसका इलाज करवाना पड़ता है। आखिरी बीमारी हमारी क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुच्छ शोथ, वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता। वृक्क का जो गुच्छ है उसमें शोथ हो जाता है और उसी में गड़बड़ होती है, जिसका एकमात्र उपाय जो है वो यही है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, वृक्क प्रत्यारोपण। तो ये सारी बीमारियां हमने देख ली है। ये चैप्टर हमारा अब क्या हो गया है, समाप्त। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम गमन एवं चलन,
लोकोमोशन एंड मूवमेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सभी को।